साथियों, आप सभी लोग प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और संस्कृत का यदि लेवल देखा जाए तो आप लोग अभी जो वर्ग 2 का पेपर हुआ था वो लेवल देख सकते हैं। चूंकि ये प्रश्न कई अभ्यर्थियों ने पढ़े होंगे, क्योंकि ये प्रश्न मध्य प्रदेश में जो परीक्षा हुई है उसका ये एक पेपर है जिसको आपको आज सॉल्व करना है। और इस प्रकार के प्रश्न अब भी पूछे जा सकते हैं और आप जो पिछले पेपर्स हैं वर्ग 2 के जैसे आए हैं उनको आप लोग देख लें, जिससे आपका एक सामान्य सा अभ्यास बन जाएगा कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्नों का सामना हमें अब वर्ग 3 में करना पड़ेगा। और पेपर चेंज होना है, शिफ्ट बाय शिफ्ट रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो यहाँ पर प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये भी एक भी प्रश्न वहाँ छूटेगा नहीं। अधिकतर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो रहेंगे वो पूछे जाएंगे। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो 2011 का टेस्ट है और 2000 जो अभी हुआ है 2018 या ये कहें 17 वाले जो, तो इनके इस वाले टेस्ट में और उस वाले टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब का जो लेवल था बहुत ज़्यादा हार्ड था, हम लोगों को भी प्रश्न समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो इतना ज़्यादा हार्ड था कि बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। चूँकि हम लोगों का तो वर्ग 2 से कोई ज़्यादा संबंध नहीं था। वर्ग 1 का की ज़्यादा हम लोगों ने तैयारी की थी, तो वर्ग 1 में ही फिर सिलेक्शन हुआ। लेकिन हाँ, वर्ग 2 में जो नंबर आए थे हम लोगों के हिसाब से बहुत कम थे उस टाइम पे, क्योंकि 120 नंबर थे मेरे वर्ग 2 में और 126 थे वर्ग 1 में। चूँकि वर्ग 2 का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था, तो आप लोगों को जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है वो ध्यान से देखना है। वर्ग 2 वाले पेपर का एक बार देख लें आप लोग। चूँकि मैंने सुविज्ञा जो हाँ, सुविज्ञा नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिए हैं। वहाँ पर आप लोग जा कर के, बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क है, कोई पैसा कहीं भी नहीं आपका लगेगा। आप वहाँ से डाउनलोड करें और मैं देख लूँगा। बहुत सारे मैंने सारी शिफ्टों के डाउनलोड किए थे, चूँकि 1-2 पेपर ही अभी मुझे मिले हैं। मैं सारे के सारे देख कर के 1-2 दिन में वो डाल रहा हूँ, तो आप लोगों को पूरे पेपर लगाने हैं। एक-एक करके आप लोग लगाएँगे, आराम से आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि हाँ, अभी अपनी तैयारी इतनी है। और सिलेबस कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वर्ग 2 और 1 का केवल सब्जेक्ट अलग कर दें, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और संस्कृत हिंदी वाले बिल्कुल सेम ही है। हाँ, चूँकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी अभी वर्ग 2 में, वो आपको बता दूँ कि भाषा संबंधी गलतियाँ थी थोड़ी-सी। संस्कृत में उन्हें पूछना तो चाहिए था गद्य-पद्य, लेकिन गद्य-पद्य ना पूछ कर के सामान्य प्रश्न पूछे थे, जिसमें व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न थे, तो वो भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। क्या पता पेपर किस टाइप से दे दें, तो ये भी थोड़ा-सा देखने वाली बात रहेगी। और फिर आपको तैयारी तो करते ही रहना है, चारों तरफ से पढ़ना है बिल्कुल। ये नहीं है कि आपको सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस से ही आप लोग पढ़ें। सिलेबस के अलावा भी आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जो-जो मिलता है वो आप पढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारी बुक्स पढ़ें, पहले किसी एक बुक को क्लियर कर लें, टॉपिक क्लियर कर लें और फिर आपको जो नई-नई बुक्स हैं उनमें जो टॉपिक मिलते हैं उनको क्लियर करते रहें। चलिए, आज की जो क्लास है इसको देख लेते हैं और एक-एक करके सारे प्रश्न हल कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, और आप लोग हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अगले जो भी और वीडियो रहें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कई लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा, तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप वीडियो की लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया करें, वहाँ मिल मिल जाएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आती है। चलें चलते हैं, दिया हुआ है पहला प्रश्न, प्रतिपुष्टि ही फीडबैक, जिसे फीडबैक बोलते हैं, अस्ति है। प्रतिपुष्टि क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वा विकासाय। उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते, उभय मतलब होता है दोनों, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के विकास के लिए। प्रतिपुष्टि जो है, फीडबैक जो है, फीडबैक दिया जाता है, बोल देते हैं बच्चे से शाबाश, या फिर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी इस प्रकार की, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, इस प्रकार से ये प्रतिपुष्टि है। तो ये शिक्षक के लिए भी ठीक है और बालकों के लिए भी ठीक है, दोनों के लिए ये कह रहे हैं। दूसरा दिया है, मातृणाम पितृणाम कृते तेषां बालानां गृह कार्य करणाय और परीक्षा प्रस्तुत्यर्थम च, क्या कह रहे हैं? बालक के लिए, मतलब जो मातृ पितृणाम कृते, माता और पिता के लिए उनके बालकों का गृह कार्य और परीक्षा प्रस्तुत करने के लिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा दिया है, शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते अधिगम विकासाय, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी का अधिगम विकास के लिए। या फिर शिक्षकाणाम कृते अध्यापन विकासाय,
शिक्षकों के लिए अध्यापन में विकास करने के लिए, शिक्षकों के अध्यापन में विकास के लिए। क्या रहेगा सही? प्रतिपुष्टि क्या है? उभय, जो मतलब होता है दोनों, दोनों में कौन आ जाएंगे? शिक्षक भी आ जाएंगे और छात्र भी आ जाएंगे। तो दोनों के अपने अपने विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? प्रतिपुष्टि। ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। कारीति वर्तते यस्यां छात्राणां चित्रं दृष्ट्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्ति। का रीति वर्तते, वह कौन सी रीति है जिसमें छात्र चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देख करके, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्ति, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क्या कह रहे हैं? वह कौन सी रीति है जिसमें छात्र चित्र को देख करके और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला आगमन रीति ही आगमन विधि, दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा चित्र रीति, चौथा सूत्र रीति। बताना है आप लोगों को क्या रहेगा सही उत्तर। तो वह कौन सी रीति है? रीति मतलब होता है विधि कहते हैं, वह कौन सी विधि है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो बी नंबर पर दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर रीति ही प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से जो छात्र हैं, छात्रों को चित्र दिखा करके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं इसमें छात्र, या फिर लिखाए जाते हैं। फिर क्या होता है? प्रश्नोत्तर रीति जो है वो छात्रों के कोश ज्ञान के लिए भी उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इस रीति से छात्रों का प्रश्नों से साक्षात्कार होता है। यह है। तो सही क्या रहेगा? जो बी नंबर पर दिया हुआ है यह रहेगा सही। आगे चलते हैं। भाषायाः शिक्षणे यह केंद्रम भवति, मतलब भाषा के शिक्षण में जो केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है केंद्र बिंदु भाषा के शिक्षण में? केंद्र बिंदु कौन होता है बताना है आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन देखना है। पहले तो दिया हुआ है पुस्तक क्या केंद्र बिंदु होती है, बालक क्या केंद्र बिंदु होता है, श्यामपट्ट केंद्र बिंदु होता है, या अध्यापक केंद्र बिंदु होता है। तो भाषा के शिक्षण में केंद्र बिंदु जो होता है वो बालक होता है। कौन होता है? बालक जो है ये भाषा शिक्षण में केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, जो दूसरे नंबर पर रहेगा यही होगा सही उत्तर। आगे जो दूसरा है ये सही उत्तर। संस्कृत भाषायाः शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्तेः यत् साधनं वर्तते। क्या कह रहे हैं? संस्कृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा के शिक्षण में, शिक्षण दिया हुआ है ना, विभक्ति भी देखते चलना है साथ में। तो शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के यत साधनम वर्तते, जो साधन है। और अपन को प्रश्न समझने की कोशिश करना है, समझ में आना चाहिए बस। आगे ऑप्शन दिया है चर्चा परिचर्चा, दूसरा कथा कथन, तीसरा दिया है कवितायाः पाठकरणम, या चौथा दिया है उपर्युक्तानि सर्वाणि। क्या होगा सही? तो संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का जो साधन है वो पूछा है, तो डी ही रहेगा सही, उपर्युक्त सभी। जो चर्चा परिचर्चा है ये भी रहेगा, चर्चा परिचर्चा, कथा कथन भी होगा, कविता प्रकरण भी होगा। तो जो चौथा दिया हुआ है उपर्युक्तानि सर्वाणि, उपर्युक्त सभी रहेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। भाषायाः पठन समये चेत छात्रः अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयः। क्या कह रहे हैं? भाषायाः पठन समये, भाषा के पढ़ते समय, चेत यदि छात्र अशुद्धम उच्चारणम करोति, अशुद्ध उच्चारण करता है, तदा करणीयः, फिर क्या करना चाहिए? यदि भाषा के पढ़ते समय छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला दिया है छात्रम अशुद्धोच्चारणाय निर्देशः दातव्यः। छात्रः शुद्ध उच्चारणाय, मतलब छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के निर्देश दिए जाएं। दूसरा, शुद्धोच्चारणाय वारंवारम लेखनम करणीयः, शुद्धोच्चारण करने के लिए बार बार कहा जाए कि लेखन करो, बार बार लेखन करने के लिए कहा जाए। शुद्धोच्चारणाय वारंवारम अभ्यासः करणीयः,
शुद्धोच्चारण का बार बार अभ्यास कराया जाए। आगे है दंडम दातव्यम, या फिर हाँ, दातव्य दातव्यम, या फिर दंड दिया जाए। तो क्या रहेगा सही, सोच के बताना है। तो जो चौथे नंबर पर दिया है ये तो सही हो नहीं सकता है, ये आपको पहले से ही अपने मन से हटा देना है कि ये दंड वाला तो आजकल खत्म ही हो गया, ये तो बिल्कुल से नहीं रहेगा। आगे दिया हुआ है पहले नंबर पर छात्रम शुद्धोच्चारणाय निर्देशः दातव्यम। तो हाँ, छात्रों को निर्देश दे सकते हैं, लेकिन अगले ऑप्शन भी देखना है। शुद्धोच्चारणाय बार बार लेखनम करनी, हम बार बार लेखन करने के लिए कहेंगे, या फिर शुद्धोच्चारणाय वारंवारम अभ्यासः करनी है। देखिए लेखन के लिए भी ठीक है, लेकिन अभ्यास जो है वो उससे भी ज्यादा सटीक है। निर्देश तो केवल देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सिखाना पड़ेगा, तो अभ्यास कराएंगे तो ये रहेगा सही, अभ्यास कराने के लिए बार बार बोला जाएगा। आगे शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिकम साधनम वर्तते। क्या कह रहे हैं, शिक्षा के लिए समाज में औपचारिक साधन जो है, क्या है औपचारिक साधन, ये आपको बताना है। फिर से एक बार समझ लें, शिक्षा के लिए शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिकम साधनम यत वर्तते। शिक्षा के लिए समाज में औपचारिक साधन जो है वो क्या है। पहला दिया है समाचार पत्रम, समाचार पत्र। ग्रहम दिया है दूसरे नंबर पे, घर। तीसरा दिया है चित्रम, चित्र। चौथा दिया है विद्यालय, विद्यालय। तो शिक्षा यह करते समाज औपचारिकम साधनम, औपचारिक साधन पूछा है, क्या है औपचारिक साधन बताना है आपको। तो जो डी रहेगा ये होगा सही, डी औपचारिक साधन क्या है, विद्यालय है। विद्यालय औपचारिक साधन है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय ही औपचारिक साधन होता है। तो शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करनी चाहिए, जो कि ये क्या है, औपचारिक साधन है, ये होगा सही। यदि छात्रः कक्षायां गृहकार्यं न कृत्वा गच्छति तदा शिक्षकेण किम कर्तव्यम। क्या कह रहे हैं, जब छात्र कक्षा में गृह कार्य ना करके आए, या फिर ना करके आते हैं, नहीं करके आते हैं, तब शिक्षकेण किम कर्तव्यम, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब छात्र कक्षा में गृह कार्य करके नहीं आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयासः कर्तव्यम, कर्तव्यः, उसका कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। पहला दंडम दत्वा गृहं प्रेषतु, दंड दे करके उसको घर भेज देंगे कि चलो तुमने मतलब ठीक कार्य नहीं किया है, गृह कार्य तुमने ठीक नहीं किया, तुम गृह कार्य करके नहीं आते हो, तुम घर जाओ। आगे प्रधानाध्यापकम प्रति प्रेषणीयः, प्रधानाध्यापक के पास उसको भेज देंगे कि ये पढ़ता नहीं है, तो किमपि करणीयः, कुछ भी करेंगे, या फिर ना किमपि करणीयः, ना करना है यहाँ पर, ना किमपि करणीयः, कुछ नहीं करेंगे। क्या होगा सही, पहला ही रहेगा तो सही। तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयासः करणीयः, क्या करेंगे, उसका कारण जानेंगे, उसका कारण जानेंगे कि आखिर ये जो गृह कार्य नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयासः कर्तव्य, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। आगे दिया है कक्षा नायक रीतेः यह लाभः वर्तते सह अस्ति, जो कक्षा नायक रीति है उसका जो लाभ है वो है, क्या है कक्षा नायक रीति के लाभ। छात्राणाम अनुशासनम लाभः, छात्रों में अनुशासन का लाभ है, हाँ बिल्कुल ठीक है, छात्रों में अनुशासन होता है, अनुशासन आता है। शिक्षकस्य कार्यभारः, कार्यभारस्य न्यूनता, शिक्षकों के कार्यभार में न्यूनता आती है। अध्यापकस्य अनुपस्थितौ अपि शिक्षण कार्यम, अध्यापक की अनुपस्थिति में भी शिक्षण कार्य हो जाता है ये। या फिर उपर्युक्तम लाभत्रयम एव, उपर्युक्त सभी, तो सही क्या रहेगा, यही होगा सही। ये तीनों के तीनों लाभ जो हैं वो कक्षा नायक रीति के बताए गए हैं। आगे चलते हैं, संस्कृत भाषायाः शिक्षणे प्रथमम कौशलम अस्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम कौशल है, शिक्षण में जो प्रथम कौशल है वो क्या है। और देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये,
अब तक का तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। लगभग सभी परीक्षाओं में जो संस्कृत पेडागोजी से संबंधित है या फिर वैसी सामान्य वाली भी पेडागोजी जो है हर सब्जेक्ट वाली, उसमें पूछ लेते हैं। संस्कृत भाषायाः प्रथमं कौशलम किम, कितने कौशल होते हैं? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, LSRW। इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला कौशल पूछा है, आपको इसका क्रम बताना है कि इसका क्रम क्या है। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। क्या होगा सही? यहां पर क्या रहेगा? तो यहां पर जो श्रवण दिया हुआ है, तो जो सी नंबर पर दिया है श्रवण, ये रहेगा सही। क्यों क्यों होगा? पहले नंबर पर क्यों रखा गया, इसका कारण आपको पता होगा। क्योंकि शिक्षा की जो शुरुआत होती है, शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत श्रवण से ही होती है, तो इसलिए श्रवण को पहले नंबर पर रखा। फिर भाषण को रखा दूसरे नंबर पर, फिर किसको रखा? पठन को, फिर रखा लास्ट में लेखन को। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इस प्रकार से। तो सही क्या रहेगा? जो श्रवण दिया हुआ है, यह होगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थः अस्ति। शिक्षण इति पदस्य, शिक्षण इस प्रकार का जो पद है, यह मतलब होता है जो। तो इसका अर्थ है, शिक्षण का अर्थ क्या है? पहला दिया है लालनम, दूसरा दिया है प्रेरणम, तीसरा दिया है बोधनम, चौथा दिया है ज्ञानस्य संक्रमणम। तो शिक्षण इति पदस्य यह अर्थः अस्ति, शिक्षण इस पद का जो अर्थ है, क्या रहेगा सही? ये वाला चौथा, ज्ञानस्य संक्रमणम। शिक्षण पद का जो आशय है वो ज्ञान का, ज्ञान के संक्रमण से है। और आज शिक्षा की यही अवधारणा हो गई है। मतलब ये कहें कि येन केन प्रकारण विषय विशेष का ज्ञान अर्जित करके अपनी आजीविका का साधन बनाता है। जबकि शिक्षा सामाजिक और समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का मापदंड होना चाहिए। लेकिन इसका जो अर्थ है ज्ञान का संक्रमण है। यहाँ पर जो ये रहेगा चौथा वाला सही है। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण से यत प्रथमम उद्देश्यम, संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य है वो क्या है? सांस्कृतिक उद्देश्य है क्या? तो सांस्कृतिक उद्देश्य प्रथम उद्देश्य नहीं है। ग्रहणात्मक भी प्रथम नहीं है, न कलात्मक है। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य जो है ये सर्वप्रथम उद्देश्य है। क्यों है? क्योंकि अभिव्यक्ति यदि उचित नहीं होगी तो समझना कठिन हो जाएगा। जब समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर सब शून्य है। इसलिए सबसे पहले अभिव्यक्ति को रखा कि अभिव्यक्ति जो है अपने विचारों को प्रकट करना, ये समझना। तो इसलिए क्या होगा? जो डी नंबर वाला होगा ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। संस्कृत भाषायाः शिक्षणम कथम भवेत्, संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है वो कैसा हो? संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति या सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। तो संस्कृत भाषा का जो शिक्षण कार्य है वो सरलता से कठिनता की ओर होना चाहिए या फिर होता है। और संस्कृत भाषा को अनेकों भाषा की जननी माना गया है, या फिर हिंदी भाषा की भी जननी कहें। तो ये जो दिया हुआ है सरलात् कठिनम प्रति। आगे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति ही वर्तते, व्याकरण शिक्षण की जो नूतन रीति है, नई रीति पूछी है। संस्कृत शिक्षण की जो नई रीति है वो कौन सी है? आगमन निगमन रीति दिया हुआ है, समवाय रीति दिया हुआ है, समवाय कर लें, पाठ्य पुस्तक रीति दिया हुआ है, या फिर उपर्युक्ताः सर्वाः रीतयः। क्या रहेगा सही उत्तर? व्याकरण शिक्षण की नूतन रीति। देखिए जब अपन से उत्तर नहीं बनता है तो अपन डायरेक्ट ये वाला लगाने की कोशिश करते हैं, उपर्युक्त सभी वाला, लेकिन ये यहाँ पर गलत है उत्तर। क्यों गलत है? क्योंकि सही है आगमन और निगमन रीति। ये इस प्रकार की विधि है जो व्याकरण शिक्षण की नई रीतियों के अंतर्गत आती है और बहुत ज्यादा प्रभावी भी है। और ये आगमन निगमन रीति है, और भी अलग अलग भी ये कर सकते हैं अपन। एक आगमन कर लें और एक निगमन कर लें, इनके लक्षण भी आप लोग याद कर लें। ये दोनों विधियों में से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इतने प्रश्नों का आप अभ्यास करें। आगे पुनः अगले दिन और भी बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।
और आप लोग तैयारी निरंतर करते रहें, किसी भी प्रकार से किसी अफवाह में ना आए, क्योंकि परीक्षा होनी ही होनी है। किसी भी प्रकार से परीक्षा टलने वाली नहीं है, परीक्षाएं और भी निरंतर चल रही हैं। और 10th 12th की भी परीक्षाएं होनी हैं। अपन सोच रहे थे कि 10th 12th की भी परीक्षाएं टल सकती हैं, तो वो भी नहीं टलने वाली हैं। आप निरंतर अभ्यास करें जिससे कि और कुछ अच्छा हो सके। चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें।